नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न दिसंबर 2018 के जूनियर स्तर के पेपर में पूछे गए थे। पूरे 60 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। धैर्य के साथ वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो साथियों, भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। फोर्थ वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासत को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासत को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो यहाँ पर भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। सेकंड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहेंगे। ये वीडियो सभी साथियों तक पहुंचा देना है आप सभी के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसमें साथियों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर भारत संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो यहाँ पर साथियों 18वीं सदी में जो है बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हुआ। किसके नेतृत्व में? तो यह साथियों हुआ मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। सेकंड वाला यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? तो यह साथियों फैसला किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। फोर्थ वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो यह साथियों घोषित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फोर्थ वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, कानपुर के किस शासवा ने खुद को पेशवा कहा? तो यहाँ पर साथियों किसने? नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा था। ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोग विधि होगी? तो कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी साथियों किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एजुसेट से क्या अभिप्राय है? तो साथियों जो एजुसेट है यह जो है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और हमने 10 प्रश्नों को देख लिया है। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा जो कि अभी तक इस वीडियो तक नहीं पहुंच सके हैं। अगला प्रश्न साथियों, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो साथियों आपने अगर पंचवाड़ी नहीं सुना होगा तो बीजक का नाम जरूर सुना होगा। और यह साथियों किसका है, किसके द्वारा लिखित है? यह है साथियों रचित। किसके द्वारा रचित किया है? इसकी रचना की गई है कबीरदास के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन होगा सही जवाब। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे कबीर के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें वीर को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है की काल की कृति है, यानी कौन से काल की कृति है? तो यह साथियों राष्ट्रकूट काल की कृति है। थर्ड वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो इसमें साथियों जो ब्रह्म समाज है यह संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ये आप लोग जरूर बताएंगे। ये आप लोगों के लिए है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय, तो ये भी आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये आप लोग बताएंगे, कमेंट में भर भर के आपको जवाब देना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था बताएंगे। ये रामकृष्ण मिशन उनके गुरु का नाम था, जिसने जो है, इतना हमने आपको हिंट दे दिया है, इसकी स्थापना की थी अपने गुरु के नाम पर ही की थी। अगला प्रश्न साथियों, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग साथियों यह वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। वायु की दिशा मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो यहाँ पर साथियों वायुमंडल को 5 परतों में 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जो हमारा साथियों सही जवाब होगा वह बाह्य वायुमंडल। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न को। कहीं कहीं यहाँ पर आपको बहिर्मंडल भी देखने को मिलेगा। वायुमंडल है, इसमें एक आयन मंडल होता है। यहाँ पर समतान मंडल दिया गया है, मध्य मंडल दिया गया है, बहिर्मंडल दिया गया है, क्षोभ मंडल एक होता है, क्षोभ मंडल। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी की परत है उसको क्रम से आंतरिक से बाहरीतम यानी अंदर से बाहर की ओर पहचानना है। सबसे अंदर कौन सा भाग होता है? तो साथियों यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका आंतरिक क्रोड अंदर होता है, उसके बाद बाह्य क्रोड यानी बाहरी क्रोड, और मेटल, और सबसे ऊपर होता है भूपर्पटी। तो देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में ही भूपर्पटी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है भूपर्पटी। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो साथियों यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इसमें दर्शाया गया है साथियों कि यह लघु ज्वार भाटा है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और वह बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो साथियों जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और जब वह मुड़ती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो वह कहलाता है साथियों विसर्प। ये कहलाता है विसर्प। फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो इसमें साथियों जो वायु मार्ग है यह जो है इन सभी आपदाओं में सबसे बेहतर और सबसे उपयोगी साधन है। सेकेंड वाला ऑप्शन साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में से संबंधित है कहलाती है? तो वह साथियों कहलाती है जनसांख्यिकी। फोर्थ वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साथियों हम लोग अभी तक 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। पूरे 60 प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों अगला प्रश्न है यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर साथियों विकल्प यानी ऑप्शन दिए गए हैं और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन
थर्ड के साथ। ए और आर दोनों सत्य है, दोनों क्या है, सत्य हैं, परंतु जो आर है ए की स्पष्ट नहीं कर रहा, आर को जो है स्पष्ट नहीं कर रहा है। थर्ड वाला यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा के स्रोत हैं जो, इसमें एक गैर परंपरागत स्रोत होता है और एक परंपरागत स्रोत होता है। एक नवीकरणीय स्रोत होता है, एक अनवीकरणीय स्रोत होता है। ऊर्जा के ये स्रोत हैं। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ। ये जो है गैर परंपरागत स्रोत है। बाकी देखेंगे कोयला, ईंधन, प्राकृतिक गैस, ये इनको हम अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं या फिर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और एक निश्चित समय के बाद अगर समाप्त हो जाए तो इनको जो है बनने में करोड़ों वर्षों का समय लग सकता है, यानी ये जल्दी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो फिलहाल फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो यह साथियों कहलाता है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं साथियों स्थल संधि। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप साथियों यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आंसर यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान में शामिल है उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये चारों शामिल है। फोर्थ वाला यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा को विरोधाभासी है। किस विधा की विरोधाभासी है साथियों। तो यह विरोधाभासी है व्याख्यानात्मक शिक्षण की। सेकंड ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर को का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्क और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो साथियों यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यानी विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए सत्य है और बी क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर साथियों सेकेंड वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर साथियों जो अनुभवजन्य साक्ष्य है यह है साथियों इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। सेकंड वाला ऑप्शन इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां रिक्त स्थान शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ, भूगोल, मॉडल, प्रतिकृतियाँ। भौतिक विशेषताओं के पूछा गया है, फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह यह साथियों एक प्रकार का द्वितीयक स्रोत है। यहाँ पर थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो यहाँ पर साथियों वह किस प्रकार से सीखते हैं, समावेशी शिक्षा में। यह जो इसे हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से।
इसलिए शिक्षकों को पूरी तरह कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और न समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यानी इसमें यह कहा गया है इस सिद्धांत में कि जो है शिक्षक है उसको पूरी तरह कक्षा के लिए नहीं बल्कि जो है व्यक्तिगत बच्चों यानी प्रत्येक बच्चे के हिसाब से समूहों के लिए गतिविधियों का योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन है साथियों जीन पियाजे जी का। जे पियाजे यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो यहाँ पर साथियों एक शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, यानी उन्हें जो है अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दें। सेकंड वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। तो उसे साथियों हम कहते हैं अमूर्त सोच। यानी फर्स्ट वाला यहाँ पर देखेंगे एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। यानी सेकेंड वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो यह साथियों प्राप्त किए गए हैं पौधों और खनिजों से। यहाँ पर फोर्थ वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वीडियो की क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अगर क्लियर दिखाई न दे रहा हो। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई? तो यह ताड़पन्नों पर लिखी गई थी, ताड़पत्रों पर। सेकंड वाला ऑप्शन इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि है साथियों पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है साथियों नीचे दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कथन ए और बी कथन वाले प्रश्न बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलंद के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ। ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो यह साथियों मिले हैं आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। और गुजरात की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ है। गुजरात की राजधानी है साथियों गांधीनगर और इसी के साथ हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा की भी पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर की राजधानी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो साथियों हम लोग पूरे 40 प्रश्नों को देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में बने होंगे और वीडियो को पूरा देखकर जाना है। तो साथियों प्रश्न है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो यह साथियों रची गई थी संस्कृत में। फोर्थ वाला ऑप्शन इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे साथियों वह बिंबसार थे। फोर्थ वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो यहाँ पर साथियों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से यहाँ पर संघ बुद्ध धम्म है जबकि अहिंसा नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है?
तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। फर्स्ट वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो भारत द्वारा साथियों संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर साथियों फर्स्ट वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। तो साथियों इनके लिए आरक्षित है कितने 84। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों उल्लंघन किया जाता है किसका समानता के अधिकार का। सेकेंड वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर साथियों मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता रिक्त स्थान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो यह साथियों जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लेंगे। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो साथियों मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। फोर्थ वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है साथियों। तो राज्यपाल को नियुक्त करता है यहाँ पर राष्ट्रपति। फर्स्ट वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव यहाँ पर साथियों होता है यह संसद करता है। कौन प्रधानमंत्री का चुनाव संसद करते हैं सांसद। फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। राष्ट्रपति को भारत का या देश का पहला यानी प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। भारत में राज्य में देखिए यहाँ पर राज्य पूछा गया है और वहाँ पर हमने देश पढ़ा। तो देखिए महत्वपूर्ण है राज्य का पहला नागरिक किसको कहा जाता है। तो यह कहा जाता है राज्यपाल को। अगला प्रश्न है साथियों वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। तो यह साथियों कौन सा था, यह था 16वां। फर्स्ट वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इस समय बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं 2022 में। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो साथियों जब पेपर हुआ था 2018 में तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद थे। और उपराष्ट्रपति कौन थे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। क्या वेंकैया नायडू थे। और इस समय जो राष्ट्रपति है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है साथियों भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है साथियों। तो भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लंघन जो है राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करते हैं राष्ट्रपति। सेकंड वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और साथियों हम लोग वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। अगला आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर साथियों इसमें एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो यहाँ पर पूछा गया है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल के साथ
जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।